अमन हत्याकांड को 9 दिन बीत चुके हैं और अब भी कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। ऐसे में रितेश के बारे में कहा तो यह जाता है कि अमन की हत्या का कहानी यानी पटकथा वो 6 महीने पहले ही लिख चुका था, जिसके बाद रितेश यादव यानी कि सुंदर महतो बनकर वह जेल के अंदर प्रवेश करता है और अमन हत्याकांड को अंजाम देता है। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है, चलिए कानून के विशेषज्ञों से जानते हैं। जो भी है कानूनी प्रक्रिया अपने जगह पे चल रही है और सतत ये चलने वाला एक प्रक्रिया है। और सामाजिक व्यवस्था में कुछ इस तरीके से जब अपराधकर्मी अपराध करते हैं, जो देखा गया यहाँ पर, जो अभी काफ़ी चर्चे में है, इस घटना को तो हम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहेंगे ही, है भी। लेकिन जहाँ तक अनुसंधान का विषय है, प्रशासन अपने स्तर से काफ़ी मुस्तैदी के साथ कर रही है, क्योंकि कुछ पदाधिकारी भी मेरे ख्याल से निलंबित या हुए हैं और स्थानांतरण भी उनका किया गया है। बाकी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसका मॉनिटर किया जा रहा है, जहां पदाधिकारीगण अपना अपना जवाब और रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। क्या लगता है सर, किस तरह का अनुसंधान होना चाहिए? अनुसंधान बेहतर, जितना आज के दिन में जो डिजिटल इंडिया का नाम है, इसमें हर तरीके साइंटिफिक हो, कैसे गया, कौन गया, कहाँ से, चाहे वो मोबाइल मिले हैं, मोबाइल में सारा जो है सो कॉल रिकॉर्डिंग्स है, सारा उन लोगों को भी खंगालने की ज़रूरत है, कहाँ से किनका क्या कनेक्शन है, वो सब भी है। और ये सब विश्वास है कि पुलिस कर रही होगी। मौजूद हैं धनबाद के सिविल कोर्ट में, जहां पर हमारे साथ कानून के जानकार मौजूद हैं। चलिए तो पिंटू जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अमन हत्याकांड पे प्रक्रियाएं कानून की क्या कहती हैं। पिछले दिनों जेल में गोली चली थी और अमन हत्याकांड जैसी घटना घटी थी, उसके बारे में क्या राय है कानून की? देखिए, गोली कांड जो हुई है, ये जेल के अंदर गोली चली, ये कानून से विपरीत की बात है। ये ऐसा नहीं होनी चाहिए, और ऐसा अगर होता है तो लोग सुरक्षा कहाँ पाएंगे। ये जब जेल में जा कर के लोग यही समझते हैं कि वहाँ सेफ्टी में चला गया, इसके प्रति कुछ नहीं हो सकता है। और वहाँ जेल में जो इस प्रकार की वारदात होती है, घटना होती है, हत्या हो जाती है, तो ये कानून को चैलेंज करने जैसा हो गया है। क्या लगता है आपको, जेल में करप्शन बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया है करप्शन, ऐसा ही होता है। जेल के अंदर हथियार बिल्कुल अलाउ नहीं है और वहाँ हथियार से वारदात होती है। जेल में जांच के क्रम में हमेशा सिगरेट के खाली डब्बे मिलते थे और निरीक्षण के दौरान वैसा कुछ नहीं पाया जाता था। तो क्या लगता है आपको कि पिस्टल कैसे चले गए? जब जेल में खाना भी पहुंचता है तो 4 से 5 बार जांच होती है और अचानक से पिस्टल पहुंच जाना, एक अपराधी द्वारा दूसरे अपराधी की हत्या कर दी जाना, इस पर कहां तक ये मामला जायज़ है और कहां तक नाजायज़? ये बिल्कुल कानून की धज्जियाँ उड़ाया गया है और कानून का बिल्कुल नेग्लिजेंसी बताया जाता है कि कानून अगर सख्त होती तो जहाँ एक खाना तक भी जांच से जाता है, कोई भी किसी का कोई भी सामान अगर जाता है तो पूरी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद अंदर प्रवेश करता है। और पिस्टल जाना, गोली जाना और कुछ जाना, ये बिल्कुल कानून की नेग्लिजेंसी कहा जाए। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना जैसे इसको चलावे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पिछले दिनों हुए अमन हत्याकांड के पीछे कानून की प्रक्रिया क्या कहती है। पिछले दिनों जेल में बंद अपराधी अमन हत्या कर दी जाती है, वो भी एक अपराधी द्वारा किसी नाम को बदलकर अंदर प्रवेश किया जाता है और फिर अंदर जाके ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पर कानून क्या कहता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो कथित अपराधी है। अभी आज तक किसी मुकदमे में उसे कन्विक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कथित रूप से ही अपराधी कह सकते हैं, अपराधी नहीं कह सकते। रही दूसरी बात कि जेल के अंदर जो हत्या हुई है वो एक संगीन मामला है और इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीभगत जो है, प्रमा फेसी जो है रिफ्लेक्ट करता है कि प्रशासन की मिलीभगत है। तो जेल जैसे हाई सिक्योरिटी जगह में
जहाँ देखिए आप और हम देखते आ रहे हैं कि जब कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति अगर अपने आप को किसी बड़े मामले में संलिप्त पाता था तो जाकर सरेंडर करता था कि वहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये एक मानसिकता थी लोगों की, मगर ये मानसिकता अब ख़त्म हो गई कि वहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह हथियार गया अंदर, जिस तरह घटना से पहले हथियार को छिपाया गया, फिर हथियार यूज़ हुआ, उसके बाद पुनः हथियार को छिपा दिया गया। एक हाई सिक्योरिटी सेल जहाँ पूरी तरह से सीसीटीवी कैमराज के वो निगरानी में है और सैकड़ों बंदी है, उसे में इस तरह की घटना बिना प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से संभव नहीं है। आपको ये जानकारी होगा कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने जो है इस पूरे मामले का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था और सुनवाई के लिए उन्होंने जो है महाधिवक्ता और जेल आईजी को तलब किया था इन पर्सन। जेल आईजी को और महाधिवक्ता को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने कहा था कि क्यों नहीं पूरे मामले की SIT जांच करवाई जाए। तो इसका ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि माननीय उच्च न्यायालय को भी धनबाद पुलिस की अनुसंधान में भरोसा नहीं था, क्योंकि महाधिवक्ता को सुनने के बाद और जेल आईजी को सुनने के बाद भी वो इस तरह की अगर टिप्पणी करती कि SIT जांच क्यों ना हो, तो उन्हें भी भरोसा नहीं है। जेल में हत्याकांड हुआ, उसके बाद से जितने भी कैदी हैं वो भी सहम उठे थे। आपके मुवक्किल ने खुद ही मांग की थी कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। उस पर आपको ऑर्डर नहीं मिला, ऐसा हमें खबर मिला था। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो भी कितना जायज़ है और कितना नाजायज़? देखिए, जिसके साथ आपको जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको पर नहीं करके उन लोगों पे को आप कार्रवाई करें जो उस केस के पीड़ित है, उस केस के जो है वो आरोपी है। उन लोगों को आपने सेल में बंद कर दिया है, उसके बाद उनको अमानवीय तरह से ट्रीट कर रहे हैं। इलाज की बात रही पूर्व विधायक संजीव सिंह की, आप देखिए 16/8/2023 को माननीय न्यायालय ने जो है जेल प्रशासन को स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि इन्हें त्वरित रूप से जो है बेहतर इलाज के लिए एम्स न्यू दिल्ली ले जाया जाए। आज 4 महीना गुजरने को है, प्रशासन उस पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। ये कुल मिला के हम लोग देखें पूरे घटनाक्रम को, तो प्रशासन जो है कोर्ट से टकराव की स्थिति में आ गई है। तो कुल मिला के इन चीज़ों की जो है, इन चीज़ों पे अनुसंधान की ज़रूरत है ताकि सच्चाई सामने आए, लोग जान पाए कि साजिश के पीछे कौन है। बहुत अमन हत्याकांड को आज 9 दिन बीत चुके हैं और अभी भी कानूनी प्रक्रिया अटक कर चल रही है। चलिए कानून के जानकार से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जो ठोस से ठोस कार्रवाई में मदद करे। अमन हत्याकांड के बारे में वो चर्चित है, आप सभी को पता होगा। जेल के अंदर एक अपराधी घुसता है और अचानक से दूसरे अपराधी की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में कानून क्या कहता है कि जो अपराधी ने दूसरे अपराधी की हत्या की है उस पर क्या क्या धाराएं लगनी चाहिए और उसे किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? उस पर तो पहले अभी 302 का भी मुकदमा चलेगा और जो एक ये विधि सम्मत जो कानून है उस सारी धाराएं उन पर लागू होगी और उसी तहत उन पर प्रक्रिया चलेगा और जो भी अपराधी जो कांड करते हैं वही धारा उन पर भी लागू होकर करके उनका भी उसी तरह से ट्रायल चलेगा। क्या लगता है जेल में इतनी बड़ी घटना घटती है, ऐसे में किसी के उसके पीछे होने की साजिश है या फिर ये केवल एक हादसा थी? नहीं, ये जो है ये एक षड्यंत्र था जिसके कारण ये खेल खेला गया। ये राजनीतिक, हमारे ये समझ से ये राजनीतिक घटना नहीं है, ये आपसी रंजिश के कारण ये इस तरह का घटना घटा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों धनबाद में जो अमन हत्याकांड की खबर आ रही है वो कहां तक जायज है और कहां तक नाजायज है? कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? देखिए, कानूनी प्रक्रिया जो घटना घटी है वो पूरी तरह नाजायज़ है, क्योंकि जेल के अंदर एक अपराधी को मार रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक मतलब कानूनी प्रक्रिया को एक सवाल पहुंचाता है कि ये किस तरह ये घटना हुई। जेल के अंदर पिस्तौल कैसे पहुंची, वहाँ पे जो भी सामान आता जाता है सबका नए खुलासे हो रहे हैं। अपराधी अपना दूसरा नाम
बताकर जेल के अंदर प्रवेश करता है और अचानक एक बड़ी घटना को अंजाम देता है। इस पर कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है अभी उस पर प्रश्न खड़ा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना हुई। इससे पूर्व में भी आप देखेंगे कि यूपी हो, चाहे झारखंड ही हो, चाहे अदर अलग राज्यों में भी जेल में ऐसी घटनाएं घट चुकी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि प्रशासन को जो एक सजग रहना चाहिए, ये कहीं न कहीं डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। कहीं न कहीं आप समझिए, मैं खुलेआम बोलता हूँ कि कहीं न कहीं मिली भगत है, जो करप्शन है कहीं न कहीं रूट काउज है। कि हम लोग की जो व्यवस्था है, जो कानून में जिस पदाधिकारी को जिस जगह पर जहाँ पर जो अपने कर्तव्य का निर्वहन के लिए जो सजगता की आवश्यकता होती है, वो सजग नहीं रह रहा है। अब कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जाएगी और जो कल्प्रिट होंगे उनको जो भारतीय दंड विधि और जेल मैनुअल्स के प्रावधानों के आधार पर जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की जो व्यवस्था की गई है उसमें अपना जो काम है वो प्रशासन करेगी। लॉ एंड ऑर्डर अपना जो है वो तो सब्जेक्ट मैटर है। प्रक्रिया तो है बहुत, लेकिन सबसे बड़ा गलती जेल सुपरिटेंडेंट का है। जेल में अगर कोई आदमी खाना पहुंचाता है तो 3-4 जगह चेक होता है। और आर्म्स कैसे पहुंच गया? अगर मिली भगत नहीं है, कुछ तंत्र मिला हुआ नहीं है, तो आर्म्स कैसे पहुंच गया जेल के अंदर? जहां लोग सुरक्षित समझता है कि कम से कम कैदी सुरक्षित रहे, और वहाँ घुस के मारना कितना मिली भगत होगा। अमन हत्याकांड पर अब तक क्या कुछ हुआ उसके बारे में कानून के विशेषज्ञों से हमने बातचीत की, जिनका कहना है कि जेल में अब करप्शन बढ़ गया है। वहां पर कैदियों की खरीद बिक्री होती है, वार्ड टू वार्ड एक्सचेंज चलते हैं, वो भी पैसों के बदौलत, जो पुरानी गुलामी प्रथा की याद भी दिलाती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जेल के अंदर हथियार जाना, वह भी निरीक्षण के दौरान किसी भी खाली डब्बे, सिगरेट के डब्बे हो या फिर खैनी के डब्बे हो और या फिर मोबाइल हो, यही सब पाए जाना जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अब भी यह सवाल बरकरार है। सहयोगी दीपक के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव, धनबाद।